Okay, students, so we have to proceed further with this topic. In the previous topic, we discussed about the 7 features of federalism. Now we have to discuss the two types of federalism or the federations here. What is given in this paragraph? The exact balance of the power between the central and the state government varies from one federation to another. जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में जो पावर की बैलेंसिंग है ये फेडरेशन टू फेडरेशन वेरी करती है। यानी टू टाइप की फेडरेशंस हैं और दोनों टाइप की जो फेडरेशंस आपके पास होंगी, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स का रिलेशन होगा वो डिफरेंट होगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ये जो बैलेंस है ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर कंट्री की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर, इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म, जिस पर उस फेडरेशन को, उस कंट्री के फेडरेशन को बनाया गया है। देखिए देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म। यहाँ पर दो रास्ते हैं फेडरेशन को फॉर्म करने के, बनाने के। पहला रास्ता क्या है? द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स द इंडिपेंडेंट स्टेट्स coming together on their own to form a bigger unit, so that by pooling sovereignty and retaining the identity they can increase their security. This type of coming together federation include the USA, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इसमें बता रहा है कि जो पहला रूट है, पहला जो तरीका है जिससे हम फेडरेशंस को फॉर्म करते हैं, उसमें क्या होता है, अलग अलग जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वो मिल करके एक बिगर यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, एक बड़ी यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी स्टेट्स मिल करके नेशन बनाते हैं और अपनी सॉवरेंटी को पूल करते हैं। अपने अपने स्टेट की जो सॉवरेंटी है उसको पूल करके उसे नेशन की सॉवरेंटी के रूप में जो है वो एक आइडेंटिटी देते हैं, एक पहचान देते हैं। और इस तरीके से जो स्टेट्स आपस में मिल करके इंडिपेंडेंटली बाय देयर ओन, वो खुद से आकर के इंडिपेंडेंटली अपनी सॉवरेंटी को पूल करते हुए एक नेशन बनाते हैं। और ऐसे नेशन के फेडरेशन को हम क्या बोलते हैं? कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी यूएसए में ऐसी फेडरेशन है और स्विट्ज़रलैंड में है और ऑस्ट्रेलिया में है। इन दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग विज़ द फेडरल गवर्नमेंट। क्या होता है, यहाँ पर जितने भी इस तरीके की यूनिट्स होती हैं, जो भी स्टेट्स होते हैं, जो मिल करके एक नेशन बनाते हैं और कमिंग टुगेदर फेडरेशन के जो है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, सारी की सारी स्टेट्स को इक्वल पावर दी गई होती हैं। ठीक है, यानी स्टेट्स की पावर में कोई वेरिएशन नहीं होता, ऐसा यहाँ बताया गया। देखिए जुरिस्डिक्शन क्या होता है, यहाँ पर एक टर्म आया, ऊपर आप लोगों ने पढ़ा था जुरिस्डिक्शन के बारे में। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी। एक ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जिस पर किसी का विधिक अधिकार हो, लीगल अथॉरिटी हो। द एरिया में बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। ये एरिया जो है वो जोग्राफिकल बाउंड्री हो सकती है और इन द टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, या किसी भी तरीके के जो है वो सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व किए जा सकते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, सेकेंड रूट इज़ वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। जो दूसरा रास्ता है उसमें क्या है कि एक जो कंट्री है वो अपने पावर को कई सारे स्टेट्स में डिवाइड करती है। यानी पहले वाले रूट में जो है वो क्या सिस्टम था कि सारे स्टेट्स मिलकर के एक नेशन बना रहे हैं। यहाँ पर एक नेशन है और उस नेशन को कई सारे स्टेट्स में डिवाइड किया गया है और उनसे मिलकर के स्टेट्स बने। तो यहाँ पहले नेशन आया, वहाँ पर पहले स्टेट्स थे, स्टेट्स ने मिलकर के नेशन बनाया, यहाँ पर नेशन से स्टेट बनाया। ओके, तो ये जो दूसरा रास्ता है, द सेकेंड रूट इज़ वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। इसमें जो है, इसके एग्जाम्पल में इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है, आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ फेडरेशन, जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इन दिस सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। इस पर्टिकुलर फेडरेशन में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। ऊपर वाले जो फेडरेशन है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन वाले में आपने पढ़ा था कि सारे के सारे स्टेट्स जो है वो क्या होते हैं, इक्वली सबके पास पावर होती हैं, इक्वल पावर का डिवीज़न वहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मोर पावरफुल होती है, ज़्यादा उसके पास शक्तियाँ होती हैं इन द कंपेरिजन ऑफ स्टेट्स। वेरी ऑफन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। और अलग अलग हम देखते हैं कि कभी कभी जो स्टेट्स हैं उनके पास भी अनइक्वल पावर होती हैं। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड द स्पेशल पावर, कुछ यूनिट्स को स्पेशल पावर भी दी जा सकती है। जैसे आप लोगों ने देखा था इंडिया में जम्मू और कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत उसे स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट, यानी एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, जो समाप्त हो चुका है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ऐसे कई सारे स्टेट्स थे जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा यानी स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट मिला हुआ था। ठीक है, तो ये बात हो गई।
अब आगे यहाँ पर बात आती है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी कंट्री इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। तो इसमें कह रहा है कि वी हैव अर्लियर सीन हाउ द स्मॉल कंट्रीज लाइक द बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग द डाइवर्सिटी। वॉट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विद सो मैनी लैंग्वेजेस। जैसे कंट्री इंडिया है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएँ, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, और वहाँ पर छोटी कंट्री को आप लोगों ने देखा था कि छोटी कंट्री होने के बावजूद केवल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वहाँ पर थी और उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। श्रीलंका में तो सिविल वॉर तक का हो गया। तो हमारी कंट्री में इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद इसे हम कैसे मैनेज करेंगे? तो पावर शेयरिंग के तहत हम मैनेज करेंगे। वी विल शेयर द पावर इक्वली विद ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स फॉर सेटिस्फाइड टू ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया। विद सो मैनी लैंग्वेजेस रिलीजन इन द रीजन्स हियर दैट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन अवर कंट्री। ऐसी जो चीज़ है जिससे हम इन सभी को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो क्या है? पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हमारे देश भारत का क्या है उसे हमें समझना होगा। बोल रहा है कि लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड द ब्लडी पार्टीशन। पार्टीशन के टाइम पे आप लोगों ने देखा था कि इंडिया में जो है वो बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था, धर्म के नाम पर लोग लड़ने लगे थे, बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने में जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही थी। और फिर देखिए इसमें क्या बताया गया कि सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। और इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स जो थे जो हमारी कंट्री के साथ जुड़ चुके थे, हमारे देश का भाग बन चुके थे। उस टाइम पे जो है जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन सभी को ये ऑर्डर दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स कि अब जो है वो आप फ्री हैं, अंग्रेजी शासन का, अंग्रेजी हुकूमत का आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। आप चाहें तो टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे देश के एकता की प्रतिमूर्ति माने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिनकी स्मृति में जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी लगाई गई है, ठीक है, गुजरात में, आपको पता होगा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है उनकी, ओके, द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या किया था? ऐसे सारे प्रिंसली स्टेट्स को कंट्री इंडिया के साथ जोड़ने के लिए कन्विंस किया था। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। और ऐसे जो है वो एफर्ट्स के बाद क्या हुआ कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो हमारे देश का भाग बन गए, भारत का भाग बन गए। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। और फिर हमारे संविधान में इस बात की घोषणा की गई कि भारत जो है वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कई सारे स्टेट से मिलकर के बना हुआ एक यूनियन है। एक यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का एक संघ है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन। हमारी कंट्री में कहीं भी, कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी वर्ड फेडरेशन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि भारत का जो यूनियन है, भारतीय जो संघ है, वो बेस्ड है, आधारित है किस पर? प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, यानी संघवाद के सिद्धांतों पर। जो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स हैं बेटा, उस पर ये जो हमारी कंट्री का फेडरेशन है वो बेस्ड है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। ऊपर जो हम लोगों ने पढ़े हैं, वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम देखते हैं कि ये सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही बिलोंग करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो 2 स्तर की सरकारों का प्रावधान था, एक यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। बाद में चल करके जो 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट है फेडरलिज्म की, वो आई, जिसको हम पंचायत या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ की गवर्नमेंट के रूप में जानते हैं या फिर लोकल गवर्नमेंट का नाम देते हैं। एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टियर्स एंजॉय द सेपरेट जुडिक्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। हमारा जो संविधान है वो 3 स्तर की जो है वो विधायी शक्तियाँ हमारे तीनों स्तर की सरकारों को देती हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है, यूनियन और स्टेट है, इसके बीच में जो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसी लिस्ट में किया गया है। तो इसमें कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। दस इट कंटेन्स द 3 लिस्ट। और यहाँ पर 3 लिस्ट भी बताई गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहला है यूनियन लिस्ट। देखिए इसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है, इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज द डिफेंस ऑफ द कंट्री। इसमें जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें शामिल की जाती हैं, जैसे डिफेंस का मामला है, फॉरेन अफेयर्स यानी विदेशी मामले हैं, बैंकिंग का मामला है, कम्युनिकेशन का मामला है, करेंसी का मामला है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो यूनियन लिस्ट में शामिल की जाती हैं। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी। इसको यूनियन लिस्ट में इसीलिए रखा गया है, ऐसे मामले जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं इसे यूनियन लिस्ट में इसीलिए रखा गया है ताकि इसके लिए हम एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना सकें
ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री, और ऐसी जो पॉलिसीज़ हैं ये पूरे कंट्री में एक समान रूप से लागू हो सके। द यूनियन गवर्नमेंट अलॉन कैन मेक द लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। और इस तरीके से जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अकेले ये दायित्व संभालती है कि वो अकेले क्या करेगी, यूनियन लिस्ट का जो है के जितने भी मैटर्स हैं उस पर वो लॉ बनाएगी। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट आपको समझ में आ गई होगी। इसमें सिंपल सा बेटा यही बताया गया है कि दो सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड विद द नेशंस इंटरेस्ट, ऐसे सारे के सारे विषय जो हमारे पूरे राष्ट्र से संबंधित हैं उसको हम यूनियन लिस्ट में रखते हैं, और यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। इसी तरीके से आगे स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसे सब्जेक्ट जिनका जो है प्रभाव क्षेत्र सिर्फ एक स्टेट में ही होता है उस पर लॉ बनाने का जो राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, और ऐसे सब्जेक्ट मैटर को स्टेट की लिस्ट में रखा जाता है। उसी के बारे में कहा गया है कि स्टेट लिस्ट कंटेन्स द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज, जिसमें जैसे इसमें पुलिस आता है, ट्रेड आता है, व्यापार, कॉमर्स आता है, एग्रीकल्चर आता है, इरिगेशन आता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो स्टेट के अंडर में आती हैं। स्टेट लिस्ट में इसे लिखा गया है और स्टेट को ही राइट होगा कि वो इस पर लॉ बनाए। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर लॉ नहीं बना पाएगी एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट्स alone can make the laws relating to the subjects mentioned in the state list। तो इसमें क्या कह रहा है, the state governments alone can make the law, इसमें state government जो है वो अकेले ही लॉ बनाएगी relating to the subject mentioned in the state list, ऐसे सारे के सारे विषय जो कि state list में mention होंगे। अब नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट रखे जाते हैं जिसपे यूनियन गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी दोनों को अधिकार होता है कि वो इस पर लॉ बना सके। जैसे इसमें देखिए क्या बताया गया, इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, सच एज एजुकेशन, जिसमें एजुकेशन शामिल है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस हैं, मैरिज है, एडॉप्शन है, सक्सेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्करेंट का पार्ट हैं। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक द लॉज, इसमें यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं ऑन दियर सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट, जो इस लिस्ट में मेंशन है। इफ़ दियर लॉ कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन अगर लॉज में कॉन्फ्लिक्शन होता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया और उनमें कोई कॉन्फ्लिक्शन हो गया, तो वहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं मानी जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट की बात को वहाँ पर डिनाई कर दिया जाएगा, दैट विल बी न्यूट्रलाइज्ड, और जो स्टेट गवर्नमेंट की बात होगी वो न्यूट्रलाइज कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की बातें यहाँ पर कही गई कि इफ़ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट्स विद ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, तो ऐसी कंडीशन में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ बनाया गया है वही लागू होगा। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं भाई जो इन तीन के तीनों लिस्ट में नहीं आते। हो सकता है कोई ऐसा भी सब्जेक्ट हो जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में शामिल नहीं हैं उसे हम बोलते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट। दैट मीन्स दोज सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन दीज थ्री लिस्ट, यूनियन लिस्ट, state list and the concurrent list will be considered as the residuary subject, and on the residuary subject the law will make by the union government। जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट होंगे इस पे लॉ बनाने का अधिकार किसका होगा, यूनियन गवर्नमेंट का होगा। अब रेजिडुअरी सब्जेक्ट हैं कौन से, एक्चुअली रेजिडुअरी सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब ऐसे सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की ज़रूरत हमारे देश में नहीं थी, लेकिन इन फ्यूचर क्या हुआ कि जिस तरीके से हमारे देश की प्रगति हुई, हमारे देश के समाज की प्रगति हुई, अलग अलग तरीके की चीज़ें हमारे समाज में शामिल हुई, तो कुछ और भी इस तरीके के सब्जेक्ट आए जिस पे लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ी। जैसे इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, IT सेक्टर है, साइबर, मतलब ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो काफ़ी बाद में आई हमारे संविधान के बनने के बाद, उनको किसी भी ऊपर के किसी भी तीनों लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सका, और ऐसे सब्जेक्ट को रेजिडुअरी सब्जेक्ट कहा गया, और इस पे लॉ बनाने का जो अधिकार है वो किसका बता दिया गया, हमारे यूनियन गवर्नमेंट का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसी के बारे में लिखा गया है, व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट और द सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेजिडुअरी सब्जेक्ट। तो इस तरीके से जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट होंगे उनको लेजिस्लेट करने का जो काम है वो कौन करेगा, यूनियन गवर्नमेंट करेगी। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।